नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कोलकाता हाईकोर्ट ने गुरुवार को 22 साल की लॉ स्टूडेंट और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनौली को अंतरिम जमानत दे दी है। पनौली पर आरोप है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर एक समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली सोशल मीडिया पोस्ट लिखी थी, जिसके बाद उन्हें पश्चिम बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इससे पहले कोलकाता हाईकोर्ट ने ही पनौली की अंतरिम जमानत ये कहते हुए खारिज कर दी थी कि बोलने की आजादी के नाम पर दूसरों की भावनाओं को आहत करने का अधिकार नहीं है। कोलकाता पुलिस के सूत्रों ने मीडिया को बताया कि शर्मिष्ठा ने ऑपरेशन सिंदूर पर बॉलीवुड एक्टर्स की चुप्पी को लेकर एक वीडियो अपलोड किया था। इसी दौरान उन्होंने एक धर्म विशेष पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी की थी। शर्मिष्ठा पनौली को गुरुग्राम की अदालत में पेश करने के बाद उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता लाकर 31 मई को अलीपुर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने तब शर्मिष्ठा को 13 जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। बुधवार शाम को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ में मरने वाली 15 वर्षीय दिव्यांशी के परिवार ने कहा कि एफआईआर दर्ज होने से पहले उन्हें करीब 4 घंटे इंतजार करना पड़ा। बेंगलुरु में येल हंगामे शोकाकुल परिवार के घर पर रिश्तेदार इकट्ठा हुए जब किशोरी का शव अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। दिव्यांशी के पिता शिव कुमार ने बताया कि कैसे गेट नंबर 15 पर धक्का दिए जाने के बाद उनकी बेटी गिर गई। उन्होंने कहा कि उस समय उनकी पत्नी और साली भी मौजूद थीं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी ने एक्स पर एक पोस्ट किया है, जिसमें कहा गया है कि कल बेंगलुरु में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने आरसीबी परिवार को बहुत पीड़ा और दर्द पहुंचाया है। सम्मान और एकजुटता के संकेत के रूप में आरसीबी ने मृतकों के 11 परिवारों में से प्रत्येक को 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। इसके अलावा इस दुखद घटना में घायल हुए प्रशंसकों की सहायता के लिए आरसीबी केयर्स नामक एक फंड भी बनाया जा रहा है। हमारे प्रशंसक हमेशा हमारे हर काम के केंद्र में रहेंगे। हम दुख में एकजुट हैं। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल के खिलाफ गुरुवार को भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया गया है। योग गुरु रामदेव की पतंजलि योगपीठ और आयुर्वेद कंपनी को निर्धारित सीमा से बाहर भूमि की बिक्री और अदला बदली की अनुमति देने के मामले में माधव कुमार के खिलाफ CIAA द कमीशन फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ अब्यूज ऑफ अथॉरिटी ने भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया है। इसके साथ ही माधव कुमार नेपाल की सांसदी निलंबित कर दी गई है। नेपाल में यह प्रावधान है कि ऐसे मामले में अगर किसी को अभियुक्त बनाया जाता है तो संसद की सदस्यता निलंबित हो जाती है। इस मामले में पूर्व कानून मंत्री प्रेम बहादुर सिंह, भूमि सुधार मंत्रालय के तत्कालीन सचिव छविराज पंत सहित 93 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। आरोप है कि फरवरी 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री माधव कुमार ने अपने कार्यकाल के दौरान योग केंद्रों, आयुर्वेदिक संस्थानों और हर्बल उद्योग सहित अन्य उद्देश्यों के लिए छूट के तहत भूमि खरीद को मंजूरी दी थी। पतंजलि ने उद्योग, हर्बल औषधि की खेती, योग स्टूडियो और अस्पतालों सहित बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 2010 में रियायती दर पर जमीन खरीदी थी। तंजानिया ने पोर्नोग्राफी को लेकर एक बड़ा कदम उठाते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को अपने देश में ब्लॉक कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूचना मंत्री जेरी सिला ने कहा कि तंजानिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स तक पहुंच को ब्लॉक करने का फैसला लिया है, क्योंकि यह पोर्न कंटेंट को शेयर करने की अनुमति देता है। मंत्री जेरी सिला ने एक स्थानीय टीवी चैनल को बताया कि यह कंटेंट पूर्वी अफ्रीकी देश के कानूनों, संस्कृति, रीति रिवाजों और परंपराओं के खिलाफ है। वहीं तंजानियाई नागरिकों ने बताया कि पिछले 2 हफ्तों से जब राजनीतिक तनाव बढ़ा और पुलिस का अकाउंट हैक हुआ, तब से एक्स तक पहुंच प्रतिबंधित कर दी गई है, लेकिन अब तक इस प्लेटफॉर्म को पूरी तरह बंद नहीं किया गया है। हालांकि इस फैसले को लेकर कई लोगों ने सरकार से नाराजगी जताई है। महात्मा गांधी की एक दुर्लभ ऑयल पेंटिंग अगले महीने लंदन में नीलामी के लिए रखी जाएगी। महात्मा गांधी की ये पेंटिंग साल 1931 में ब्रिटेन में बनाई गई थी। इन बीते सालों के दौरान महात्मा गांधी की कई पेंटिंग्स, ड्राइंग्स और स्केच दुनिया भर में फैल चुके हैं। नीलामी घर पोनहम्स का कहना है कि यह पेंटिंग शायद एकमात्र ऑयल पोर्ट्रेट है जिसके लिए गांधी ने वास्तव में बैठकर पोज दिए थे। इस पेंटिंग को ब्रिटिश कलाकार क्लेयर लिटिन ने बनाया था। इस्राएली सेना का कहना है कि उसने गजा से अमेरिकी मूल के 2 इस्राएली बंधकों के शव को बरामद किया है। इन दोनों को 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने दक्षिणी इसराइल पर किए गए हमले के दौरान बंधक बनाया था। एक बयान में कहा गया कि 70 साल की जूडी वेंस्टीन हग्गाई, जो कि एक कनाडाई नागरिक भी थी, और उनके पति 72 वर्षीय गादी हग्गाई की
मुजाहिदीन ब्रिगेड समूह के बंदूकधारियों ने किबुत्ज नीर ओज पर हमला करके हत्या कर दी। उनके शव गजा के दक्षिणी खान यूनिस क्षेत्र से बरामद किए गए हैं और फोरेंसिक पहचान के लिए उन्हें वापस इसराइल लाया गया। गजा में हमास की ओर से अभी भी 56 लोगों को बंधक बनाकर रखा गया है, जिनमें से कम 20 के जीवित होने की संभावना है। हरिद्वार में भाजपा महिला मोर्चा के एक पूर्व पदाधिकारी और उनके पुरुष साथी को एक नाबालिग के यौन शोषण के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इस मामले में सामूहिक दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता के परिजनों ने शिकायत में बताया कि अभियुक्त महिला, जो पीड़िता की मां है, अपने साथी के साथ मिलकर जनवरी 2025 से किशोरी का कई बार यौन उत्पीड़न करवा चुकी थी। आरोप है कि यह घटनाएं हरिद्वार, आगरा और वृंदावन के कुछ होटलों में की गईं। पुलिस के मुताबिक पीड़िता को धमकी दी गई थी कि अगर उसने किसी को जानकारी दी तो उसके और उसके परिजनों के जान को खतरा होगा। मामले की जानकारी तब सामने आई जब किशोरी अपने पिता के पास पहुंची और भावात्मक रूप से टूटने के बाद आप बीती सुनाई। इसके बाद पीड़िता को लेकर पिता रानीपुर कोतवाली पहुंचे। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि पीड़िता की तरफ से उसकी मां और मां के पुरुष मित्र के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया गया था। मामला अत्यंत गंभीर है और पीड़िता के मेडिकल टेस्ट में यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई है। इस मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस ने बताया कि महिला और उसके साथी को एक होटल से गिरफ्तार कर विविध कार्यवाही की गई और तीसरे अभियुक्त की तलाश जारी है। वहीं भाजपा ने अभियुक्त महिला को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया है। बसपा प्रमुख मायावती का कहना है कि देश में होने वाले चुनाव पहले की तरह बैलेट पेपर के जरिए होने चाहिए। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये जातिवादी पार्टियां अपने राजनीतिक लाभ के लिए ईवीएम में धांधली कराकर अब बसपा के उम्मीदवारों को भी नहीं जीतने दे रही हैं। मायावती ने कहा कि वह ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि दलित और अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों का बसपा से मोहभंग हो जाए। हालांकि ईवीएम में धांधली को लेकर अब विपक्ष की पार्टियां भी काफी कुछ बोल रही हैं। ऐसे में हमारी पार्टी समेत अधिकतर विपक्ष की पार्टियां भी यही चाहती हैं कि देश में सभी छोटे बड़े चुनाव पहले की तरह बैलेट पेपर के जरिए होने चाहिए। उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर तंज किया कि जो वर्तमान सरकार के रहते संभव नहीं हो सकता, लेकिन उम्मीद है कि सत्ता परिवर्तन होने के बाद यह सब संभव हो जाएगा। मायावती ने दावा किया कि ऐसा हो जाने पर बसपा के भी अच्छे दिन लौट आएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई या एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने के लिए आने वाले विदेशी छात्रों के प्रवेश को फिलहाल 6 महीनों के लिए निलंबित कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी कारणों का हवाला देते हुए बुधवार को इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि संस्थान में विदेशी छात्रों को प्रवेश जारी रखना अमेरिकी हितों के लिए हानिकारक होगा। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ट्रंप के इस कदम को प्रतिशोधात्मक बताया है और इस बात पर जोर दिया है कि वह अपने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की सुरक्षा जारी रखेगा। बता दें कि यह विवाद तब शुरू हुआ जब हार्वर्ड ने अप्रैल में व्हाइट हाउस की कई मांगों को मानने से इनकार कर दिया था। बुधवार का यह आदेश उस फैसले के बाद आया है जिसमें एक जज ने पिछले हफ्ते होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को हार्वर्ड में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों पर प्रतिबंध लगाने से रोक दिया था। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि जो लोग सोचते हैं कि राष्ट्र हित में काम करना एक तरह की पार्टी विरोधी गतिविधि है, उन्हें हमसे नहीं बल्कि खुद से सवाल करने की जरूरत है। थरूर पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख को बताने के लिए अमेरिका में एक सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। थरूर ने बुधवार को पीटीआई के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि सच कहूं तो जब कोई देश की सेवा कर रहा होता है तो मुझे नहीं लगता कि उसे इन चीजों के बारे में बहुत अधिक चिंता करने की जरूरत है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.